हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम मेथड, जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। यू नो दैट देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड. सेकंड मेथड इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. हमने ऑलरेडी एक वैल्यू एडेड मेथड पर वीडियो बनाया है जो 2 दिन पहले अपलोड किया गया है. आज हम सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं जो है हमारा इनकम मेथड, विच इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड. जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है, उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल किया जाता है और सेल करने के बाद जो भी रिसिप्ट उस फर्म को और कंपनी को मिलता है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. मतलब जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडिशन से नेशनल इनकम निकाला था, अब यहाँ क्या करने वाले, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका इनकम का टोटल करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम बाय दिस इनकम अप्रोच? ओके, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम means all those all the income accrue to factors of production by way of rent, interest, wages, profit, etc. are summed up to obtain national income. मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो रिवार्ड मिलता है उस रिवार्ड का टोटल करने से हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम. ठीक है, यहाँ तक हमारा मीनिंग खत्म हो गया. पर जब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम बाय दिस इनकम अप्रोच और इनकम मेथड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड? सबसे पहले जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो रिवार्ड है उसका टोटल करते समय हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसको सीओई लिखा जाता है शॉर्ट में, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सीओई. अभी जितने भी एम्प्लॉयज है उनको अलग अलग फॉर्म में उनको रिवार्ड मिलता है. कुछ एम्प्लॉयज को कैश में सैलरी मिलती है और वेजेस मिलते हैं. कुछ लोगों को या कुछ वर्कर्स को इन काइंड, मतलब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में उनको उनका रिवार्ड मिलता है. और ऐसे कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं जिनको दोनों फॉर्म में मिलता है. कुछ मतलब कुछ सैलरी का पार्ट पैसे में मिलता है और कुछ ऐसे फ्री सर्विसेज के रूप में मिल जाता है. ओके, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि खाली हमें जो सैलरी हमारे अकाउंट पर आता है, कैश में आता है, उतना ही हमारा कॉम्पेंसेशन नहीं होता है. उसके अलावा जो फ्री सर्विसेज मिलते हैं, फ्री सर्विसेज मिलते हैं मतलब उसकी वजह से हमारा पैसा बचता है ना. अगर पैसा बचता है मतलब वो हमारा इनकम है. ओके, तो उसको भी नेशनल इनकम में ऐड करना है. तो चलिए पहला है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. उसमें क्या क्या हमें इंक्लूड करना है? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. ओके, एम्प्लॉयर जो हमें कैश में सैलरी और वेजेस पे करता है उसको बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. दूसरा कंपोनेंट है उसका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. ओके, दैट मीन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके अकाउंट पर सैलरी आती 1,00,000 रुपीज. बट उसके अलावा अगर उस कंपनी उस एम्प्लॉय को फ्री हाउस सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बच्चों का एजुकेशन का जो भी अलाउंस है वो पे करता है, अगर उसका टोटल हम करेंगे तो एक महीने का 50,000 समझ के चलिए, तो 1,00,000 रुपया कैश में आता है, उसको हम बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. और 50,000 जो फ्री सर्विसेज मिलते हैं उसको हम बोलेंगे वेजेस इन काइंड. ओके, तो यहां तक हो गया हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश एंड काइंड. एंड थर्ड कंपोनेंट है सीओई का, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. हमारे इंडिया में जितने भी लेबर लॉज हैं और लेबर एक्ट है उसमें ऐसा
लिखा गया है कि आपके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी लाइफ में कुछ सेफ्टी के लिए आपको एक फंड क्रिएट करना है, जिसको हम बोलते हैं पेंशन फंड। पेंशन फंड बोलते हैं, कुछ प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जैसे आजकल एनपीएस चल रहा है। ओके, तो यहाँ हर कोई एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉयज के नाम से एक पर्टिकुलर परसेंटेज उस फंड में जमा करता है, उस रिजर्व में जमा करता है। तो ये होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि 1 लाख रुपए का कैश आता है, 50,000 की उसको फ्री सर्विसेज मिल रहा है। और अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के जो पेंशन अकाउंट पर या प्रोविडेंट फंड में अगर 20,000 हर महीने में ऐड किए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओनली एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, ध्यान में रखना है। बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्पल में जो पर्टिकुलर्स होते हैं वहां लिखा जाता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी एम्प्लॉय मतलब जो काम करने वाला है, वर्कर है, वो उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से देने वाला है, उसके सैलरी से तो देगा। तो उसको तो हमने पहले कंपनी में कवर कर लिया है। ओके, तो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर एम्प्लॉयर अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में, तो उसको हमें क्या करना है, नेशनल इनकम में उसको ऐड करना है। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 कंपोनेंट हो गए, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अभी दूसरा कंपोनेंट देखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, प्रॉपर्टी से और बिजनेस से मिलने वाला जो इनकम है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ओएस। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी ऑपरेटिंग सरप्लस के अगेन 3 कंपोनेंट हैं, इनको दोनों को अलग करेंगे तो 4 हो जाएंगे, बट अभी हम यहाँ 3 ही लिखे। पहला कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। व्हाट इज रेंट? अगर कोई अपना घर, अपना दुकान, अपना जो शोरूम है, कोई बिल्डिंग है, रेंट पर देता है और उसके ऊपर उसको जो इनकम मिलता है, रिवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं रेंट। एंड रॉयल्टी क्या होती है? इनकम अर्न फ्रॉम इंटेलेक्चुअल राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड और एक उसमें आता है सबसॉइल राइट। मतलब अगर किसी को पेटेंट राइट मिला है तो उसको जो पैसे मिलेंगे उसको हम बोलेंगे रॉयल्टी। समझो कि किसी के जमीन में कोल माइन है या कुछ नेचुरल गैस का स्टॉक मिला है, तो गवर्नमेंट उस जमीन के मालिक को क्या दे देगी, पैसा दे देगी। ये आता है रॉयल्टी में। तो रेंट एंड रॉयल्टी ये तो आपको डायरेक्टली दिया जाता है, उसको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, उसकी कोई ऐसे सब कंपोनेंट भी नहीं है। अगेन दूसरा आता है, उसमें दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, कंपोनेंट में आपको सॉरी पर्टिकुलर में एग्जांपल में बहुत बार ऐसे दिया जाता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन ये अलग होता है, प्रोडक्टिव लोन अलग होता है, ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, वही इंटरेस्ट ऐड करना है जो लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई और मशीनरी परचेस करने के लिए, नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में मतलब वो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करेंगे। बट अगर कोई एक इंसान लोन लेता है और उसे अपने बच्चों की शादी करता है या फिर बर्थडे करता है या कुछ सेलिब्रेशन करता है, ओके, गाड़ी खरीद लेता है या फ्रिज लेता है, वॉशिंग मशीन लेता है, ये सब क्या है, कंज्यूमर लोन है। सो कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन लिया गया है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होता है उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। ओनली क्या करना है, जो इंटरेस्ट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए पे किया गया है ना, उसको ही हमें ऐड करना है। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेन 3 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दिया पर्टिकुलर्स में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो इन तीनों को ढूंढ लेना है। उसके 3 कंपोनेंट, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। हर एक कोई कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, नेट प्रॉफिट, उसमें से क्या करती है, कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देती है।
वो टैक्स जो दिया जाता है वो क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो उसको प्रॉफिट में ऐड कर देना है। देन दूसरा है डिविडेंड। जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसमें से कुछ परसेंटेज एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है। मतलब कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये होता है डिविडेंड। और जो पैसा बचा है, जो कंपनी के पास सरप्लस में है, रिजर्व में है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। तो ये तीनों को मिला के हमें मिल जाता है प्रॉफिट। ओके, एंड लास्ट में एक कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इट्स इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, और सिंपली वी कैन से इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब अगर कोई इंसान अपना एक शॉप ओपन करता है, जिसमें समझिए क्लॉथ सेंटर हो सकता है, या कुछ ऐसा बार्बर भी हो सकता है, या शू मेकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझो कि जहां वो अपना बिजनेस कर रहा है वो उसकी खुद की जगह है, मतलब रेंट भी उसको मिलता है, वो खुद मालिक है तो प्रॉफिट उसको मिलता है, खुद का पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट भी उसको मिल रहा है। मतलब जितने भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना इनकम के, जैसे कि रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सब वो खुद को ही मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम बोलते हैं, सिंपली इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं, इनकम मेथड के कंपोनेंट है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इसका टोटल करने से हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, सबसे आसान मेथड है, बस एक कंपोनेंट को याद रखना है अच्छे से। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। कैसे मिल जाता है, सिंपली आपको ऐड करना है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, उसमें ऐड करना है मिक्स इनकम, आपको मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्ट्री कॉस्ट। और आपको पता है आपके पास डोमेस्टिक इनकम है, आपको अगर नेशनल करना है तो डोमेस्टिक का नेशनल कैसे करते हैं, उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए बस एक कंपोनेंट बड़ा इसमें, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें मिल जाता है यहाँ नेशनल इनकम। ओके, सो दिस इज इनकम मेथड एंड कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। ओके, इसमें अगर आपको कुछ कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर से आपके लिए कुछ नया वीडियो बना के लाएंगे। ओके, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।